हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7th NCERT ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 10वां है। यहां पर हम लोग रेगिस्तान में जीवन अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो आज के अध्याय में हम लोग रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, मनुष्य और पशुओं को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, अर्थात जल ही जीवन है। अगर पीने के लिए पानी ना हो या फिर पेड़ों के लिए पानी ना हो तो ना तो मनुष्य ग्रो कर सकता है और ना ही पेड़ पौधे। अब ऐसे स्थानों की कल्पना कीजिए जहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है या फिर होती भी है तो बहुत कम होती है। तो ऐसे स्थानों पर जो है वनस्पति जो है बहुत ही ज़्यादा कम पाई जाती है। ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षा जो है नाम मात्र की होती है तो वहाँ पर वनस्पति के नाम पर केवल कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और वहाँ पर जो जनसंख्या इत्यादि है, चाहे वो पशुओं की जनसंख्या हो, मनुष्यों की जनसंख्या हो, बहुत ही कम पाई जाती है। तो यहाँ पर उन्हीं इलाकों की बात हो रही है। देखिए, रेगिस्तान जो है एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च या फिर निम्न तापमान और विरल वनस्पति है। यानी यहाँ पर वनस्पति जो है बहुत ही कम होती है और होती भी है तो बहुत विरल होती है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान जो है ये गर्म और ठंडे हो सकते हैं। यानी रेगिस्तान जो है दो प्रकार के होते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहीं पर लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा की। आपके सामने यहाँ पर सहारा रेगिस्तान का मैप दिया गया है। आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पर मैप दिया गया है। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में सहारा रेगिस्तान पड़ता है और सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा का रेगिस्तान जो है 11 देशों से घिरा हुआ है। ये 11 देश कौन कौन से हैं? ये है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। यानी इन 11 देशों में ये सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि सहारा रेगिस्तान किन किन देशों में फैला हुआ है, तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए। देखिए, सहारा रेगिस्तान बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, वरन यहाँ पर बजरी के मैदान भी हैं और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी इसमें पाए जाते हैं। जहाँ कहीं पर यहाँ पर बजरी के मैदान भी इसमें है और कहीं कहीं पर नग्न चट्टानी सतह वाले उठे हुए पठार भी पाए जाते हैं। और ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। देखिए, सहारा की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में जो भित्तिचित्र मिले हैं उनसे ये ज्ञात होता है एक समय में सहारा का रेगिस्तान पूर्णतया हरा भरा मैदान था। यानी यहाँ पर भी नदियाँ बहती थीं और नदियों में मगरमच्छ या नदियों में रहने वाले अन्य जीव उनमें रहते थे। यहाँ पर हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियाँ यहाँ के सामान्य जानवर थे। लेकिन जब से यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ है तो जलवायु परिवर्तन होने की वजह से ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और शुष्क प्रदेश में बदल गया। इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ा रेगिस्तान तैयार हो गया। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। देखिए, सन 2012 तक अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान था। 2012 तक अल अजीजिया जो था विश्व का सबसे गर्म स्थान था। लेकिन सन 2012 में डेथ वैली यानी कि मृत घाटी को विश्व का सबसे गर्म स्थान होने का खिताब दिया गया। डेथ वैली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। देखिए, आपके एनसीईआरटी में अभी भी अल अजीजिया क्षेत्र को ही विश्व का सबसे गर्म स्थान बताया गया है। लेकिन जो आपका करंट का जो नॉलेज है, करंट का जो अपडेट आया है, उसके अकॉर्डिंग जो डेथ वैली है ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर नोट के रूप में आपको बता दिया है। अगर कहीं भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए, अगर 4 ऑप्शन है उसमें डेथ वैली का भी ऑप्शन है तो आप डेथ वैली वाले पे टिक लगाएंगे। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं और डेथ वैली वाला ऑप्शन नहीं है तो आप अल अजीजिया वाले पे टिक लगाएंगे, क्योंकि वैसे सबसे ज़्यादा सेकंड जो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है वो अल अजीजिया है और पहले नंबर पर कौन सा है? डेथ वैली है। जलवायु की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म है, शुष्क है। यहाँ पे वर्षा ऋतु बहुत अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ पर आकाश जो है बादल रहित और निर्मल होता है। बादल रहित क्यों है? क्योंकि आसपास पानी नहीं है। अगर आसपास पानी रहता तो यहाँ पे बाष्पोत्सर्जन भी होता, बाष्पीकरण होता, तो आसपास बादल भी दिखाई देते। तो यहाँ पर बादल बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। बिल्कुल आसमान बिल्कुल साफ और निर्मल दिखाई देता है। दिन के समय यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे कि रेत और जो यहाँ की नग्न चट्टान है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। रातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। यहाँ पर रात के समय तापमान गिरकर हिमांक बिंदु से
लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या कभी कभी माइनस में भी पहुंच जाता है। वनस्पति जात और प्राणी जात। देखिए, सहारा रेगिस्तान में वनस्पतियों के नाम पर कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरितद्वीप भी पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर कहीं कहीं पर खजूर के मरुद्यान भी पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों की विभिन्न प्रजातियां और छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। यहाँ पर देखिए, मरुद्यान के बारे में बताया गया है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है और उस गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, तो वहाँ पर मरुद्यान तैयार हो जाता है। जो मरुद्यान वाला इलाका होता है ये उपजाऊ होते हैं और लोग इसके आसपास आकर बस जाते हैं और यहीं पर वो खजूर इत्यादि या अन्य फसलें यहाँ पर उगाते हैं। जैसे मोरक्को में टेफ्लालिएट मरुद्यान है, ये ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लोग, अब देखिए यहाँ पर भी लोग रहते हैं, हालांकि जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है उनकी तुलना में यहाँ पे आबादी बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ भी कष्टकारी जीवन में भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के जो लोग हैं ये निवास करते हैं और ये भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग भी लेते हैं। जैसे बेदुइन और त्वारिग जो चलवासी जनजाति वाले लोग हैं, ये बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं और इन पशुओं से मिलने वाले दूध को ये लोग उपयोग करते हैं। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल इत्यादि बनाते हैं और पशुओं के बालों का उपयोग ये लोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो त्वारिग जनजाति के लोग हैं ये लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम भी करते हैं, यानी एज ए टूरिस्ट गाइड के तौर पे भी काम करते हैं। यहाँ पर ये लोग धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी या मोटे वस्त्र पहनते हैं। देखिए, सहारा में मरुद्यान और मिस्र में जो नील घाटी के लोग हैं ये जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगाते हैं, यानी मिस्र में जहाँ पे नील नदी बहती है उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो उपजाऊ है, तो वहाँ पर, और इसके अलावा सहारा में जो मरुद्यान है वहाँ पर लोग खजूर के पेड़ या खजूर के बाग उगाते हैं। इन इलाकों में चावल, गेहूँ, जौ, सेम ऐसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र की बात करें तो मिस्र में उगाई जाने वाली जो कपास है ये पूरे विश्व में फेमस है, यानी मिस्र की जो कपास है ये पूरे विश्व में फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर सहारा रेगिस्तान के कुछ देशों में तेल की खोज भी हुई है, तो तेल की खोज होने की वजह से जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पर व्यापार में परिवर्तन हो रहा है। सहारा रेगिस्तान का जो व्यापार है उसमें परिवर्तन आया है, तो तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने की वजह से सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यानी यहाँ पर 11 देशों में से 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर तेल की खोज हुई है, ये है अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। इसके अलावा इस क्षेत्र से जो है अन्य खनिज भी प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा, फॉस्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम, ये खनिज भी इस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं ठंडे रेगिस्तान लद्दाख की, जो कि भारत में है। देखिए, लद्दाख जो है ये 2 शब्दों से बना हुआ है। जैसे ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाग का अर्थ होता है देश। लद्दाख को जो है खापा चांद भी कहते हैं और खापा चांद का अर्थ होता है हिम भूमि, यानी ऐसा इलाका जो पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है उसको हिम भूमि कहा जाता है। लद्दाख की अगर बात करें तो आपके सामने मैप दिया गया है। देखिए, लद्दाख जो है ये जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियां, यानी इसके उत्तर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण की तरफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जास्कर पर्वत श्रेणी पड़ती है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी फेमस है। देखिए, लद्दाख से बहने वाली नदियां जो है गहरी घाटियां बनाती हैं और गहरे गहरे महाखंड या गार्ज का निर्माण भी करती हैं। इसके अलावा लद्दाख में अनेक हिमानियां भी हैं, जैसे यहाँ पर गैंगरी हिमानी भी पाई जाती है। देखिए, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल रेंज में लगभग 3000 मीटर से लेकर कराकोरम में इसकी ऊंचाई जो है 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। और अधिक ऊंचाई होने की वजह से जो वायु की परत है वो यहाँ पे पतली होती है और अधिक ऊंचाई पर वायु की परत पतली होने की वजह से जो सूर्य की गर्मी है वो अत्यधिक तीव्रता से महसूस भी की जाती है। गर्मी के सीजन में यहाँ पर दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक ही होता है और रात में समय यहाँ पे तापमान जो है 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। देखिए, शीत ऋतु में ये पूरा का पूरा इलाका बर्फीला ठंडा हो जाता है, यानी बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर शीत ऋतु में तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, यानी यहाँ पर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास ये लद्दाख में स्थित है। अब देखिए, नोट के रूप में कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई हैं
कि यदि हम सूर्य की धूप में इस तरह से बैठें कि पैर हमारे छाया में हों और हम जो है धूप की तरफ हों, तो क्या होगा, तो हम एक ही साथ में हम ऊष्माघात और तुषार उपघात के शिकार हो सकते हैं। यानी मान लीजिए आपका आधा शरीर धूप में है और आधा शरीर छाव में है, तो ऐसे में आप ऊष्माघात और तुषार उपघात के शिकार हो जाएंगे। सेकंड नोट में बताया गया कि चीरू या तिब्बती जो एंटलोप है, एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार जो है शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। यानी शाहतूश एक ऊन है जो कि वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है और ये चीरू या फिर तिब्बती एंटलोप से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा नोट में एक चीज और बताई गई है कि क्रिकेट का जो सबसे अच्छा बल्ला है, बैट है, वो सरपत या विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ये बात कई बार पूछी भी गई है एग्जाम में कि जो क्रिकेट बैट है ये किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ये सरपत या विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ की वनस्पति जात और प्राणी जात की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुष्कता होने की वजह से वनस्पति बहुत ज़्यादा विरल है। यहाँ पर जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और कहीं कहीं पर छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत या बिल्लो या पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आती है, यहाँ पे बर्फ पिघल जाती है, तब यहाँ पर सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ उगते हैं। लद्दाख में रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबन एवं हुप यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से यहाँ पर कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। पशुओं में यहाँ पर जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और एक विशेष प्रकार के कुत्ता जो कि यहाँ पर लद्दाखी कुत्ता है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, याक के दूध का उपयोग ये लोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग गाय और भैंस के दूध का उपयोग करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ के लोग याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। यहाँ के लोग, देखिए यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम हैं या फिर बुद्धिस्ट हैं। वास्तव में जो लद्दाख क्षेत्र है, यहाँ पर अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। गोम्पा का मतलब क्या है? तिब्बती शैली में बना हुआ मठ का भवन, या फिर हम कह सकते हैं बौद्ध के जो अपने अपने स्थान बने हुए हैं, बौद्धों के अपने अपने मठ या बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो जो है तिब्बती शैली में बनी हुई हैं, तो उन्हें गोम्पा कहा जाता है। तो इसी वजह से लिखा हुआ है कि बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध मठों में हेमिस, थिक्से, लामायूर यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मठ हैं। गर्मी के सीजन में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। देखिए, शीत ऋतु यहाँ पे बहुत ज़्यादा कष्टदायी होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि शीत ऋतु में यहाँ पर ऑल टाइम टेम्परेचर जो है -40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। तो शीत ऋतु में यहाँ के लोग कुछ नहीं करते हैं। यहाँ के लोग शीत ऋतु में धार्मिक अनुष्ठान या उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। यहाँ की महिलाएं न केवल घरों में काम करती हैं, बल्कि ये लोग छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी जो है लेह है और यह सड़क और वायुमार्ग के द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। जो आपका नेशनल हाईवे नंबर 1A है, ये लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। मनाली लेह राजमार्ग जो है ये 4 दर्रों से गुजरता है। ये 4 दर्रा कौन कौन से हैं? एक तो रोहतांग ला है, बारालाचा है, लुनगा लाचा है, इसके अलावा टंगलंग ला है। ये 4 दर्रों से होकर मनाली लेह मार्ग गुजरता है। देखिए, मनाली लेह राजमार्ग जो है ये केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है तभी ये खुलता है। यहाँ का जो मुख्य क्रियाकलाप है वो पर्यटन है। जैसे लोग जो है यहाँ की जो विशिष्ट संस्कृति है उसको देखने आते हैं, यानी खास करके जो बुद्धिस्ट कल्चर है उसको देखने आते हैं। जैसे गोम्पा दर्शन हुआ, इसके अलावा घास के मैदानों को देखने आते हैं। यहाँ के जो ग्लेशियर्स उनकी सैर करने, उत्सव या अनुष्ठान करने, या फिर यहाँ पर जो लोग एडवेंचर्स टाइप के लोग होते हैं, पहाड़ी दूरदर्शनों को देखना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो और इसी वीडियो के साथ हमारी क्लास 7th यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। देखिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग नोट्स जो हैं डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर परचेज कर सकते हैं और नोट्स के साथ आपको इन अध्यायों से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल जाएगी। तो आपको डबल फायदा होगा, एक तो नोट्स भी मिलेंगे और अध्याय के अंत में आपको जो है प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिससे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकेंगे। तो आप लोग अब हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसके नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।